नमस्कार, वीआईपी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। एक आपका टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक स्टेट। अच्छा, थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात करें तो स्टेट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ इस सिस्टम की इस वक्त क्या कंडीशन है। मतलब इससे आप ये पता लगा सकते हैं, जैसे कि सपोज़ ये सिस्टम, ये आपका यहाँ पर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। और एक आपने ऐसे प्रोसेस बनाया, इस प्रोसेस को बनाने का मतलब था ये प्रोसेस किसी चीज़ के ऊपर बना होगा, सपोज़ कि आपने ये प्रोसेस बनाया है एक पिस्टन सिलेंडर के ऊपर, कि पर्टिकुलर टाइम पर इस सिलेंडर पर गैस ने प्रेशर एग्जर्ट किया, तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर और टेम्परेचर को जोड़ करके ये ग्राफ बना है। हर एक सेकंड पर, हर एक पॉइंट पर टाइम के साथ साथ ये बना है प्रेशर टेम्परेचर, इसके ऊपर एक कर्व बना। ठीक है, आगे अगर हम पूरी स्टडी करेंगे इनके ऊपर कि ये पूरा कर्व कैसे बनते हैं, क्या होता है, पर अभी आप ये मान लीजिए कि प्रेशर टेम्परेचर का ये ग्राफ है। अच्छा, अब हम अगर बात करें स्टेट की, तो स्टेट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ सिस्टम। कंडीशन ऑफ सिस्टम का मतलब इस वक्त क्या कंडीशन है, यानी ये अगर मैं बोलूँ तो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, ये स्टेट 4 है। ठीक है, ये कंडीशंस पर्टिकुलर, इस एक स्टेट में पर्टिकुलर कंडीशन होगी, यानी कि यहाँ पर कुछ होगा P1, यहाँ पर कुछ होगा T1 टेम्परेचर होगा P1। तो एक स्टेट के रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रेशर होता है सिस्टम में और पर्टिकुलर टेम्परेचर हुआ, तो इसको बोलते हैं स्टेट। हम इसको डेफिनेशन से समझें तो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट होती है, आप इसको इस तरीके से देखिए, एट स्टेट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। ये छोटी मोटी चीज़ें आगे यूज़ होंगी, तो इसलिए मैं आपको ये डेफिनेशंस वगैरह सब समझा देता हूँ क्या होती हैं। इसके बाद एक सेकंड टर्म जो यूज़ होती है मोस्टली, वो होता है आपका पाथ। अच्छा, अब पाथ तो आपको पता चल गया हो, पाथ मतलब इससे रास्ता। तो ये यहाँ से लेकर के ये जो पूरा है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो आपका ग्रीन वाला है ये है पाथ। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अच्छा स्टेट कब अटेन होती है, मान लो पिस्टन मूव किया होगा, ठीक है, तो एक पॉइंट वन पर क्या होगा, पॉइंट 1 पर आपका कुछ टेम्परेचर प्रेशर होगा, थोड़ी देर के लिए वो उस पर रुका होगा। तो जब वो उस पर टेम्परेचर प्रेशर पर रुका होगा तो वो स्टेट क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब ये हर एक स्टेट्स आपकी इक्विलिब्रियम मेंटेन करके बनती हैं। ठीक है, तो पाथ क्या होगा, दो स्टेट के बीच का रास्ता या फिर दो इक्विलिब्रियम के बीच का। तो इसको हम इससे लिख सकते हैं, आप इस पाथ को लिख सकते हो आप क्या, इट इज ऑब्टेन बाय joining टू इक्विलिब्रियम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय जॉइनिंग टू इक्विलिब्रियम, यानी दो इक्विलिब्रियम, यानी आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 4 को, इनको बीच में जो जा रहा है ये क्या है, पाथ। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक स्टेट हो गया, ठीक है, और ये आपका थर्मोडायनेमिक पाथ हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अगला आता है आपका प्रोसेस क्या होता है। देखो प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपके थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस के बारे में, एक सेकेंड यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अगर मैं बात करूं आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, देखो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रोसेस ही हैं। प्रोसेस, देखो प्रोसेस किस तरीके से हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपका डिफाइन करता है चेंज ऑफ स्टेट को। कैसे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज अ चेंज ऑफ स्टेट,
देखो डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे हो सकते हैं, मान लो एक सिस्टम या आपका प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है। आप लेट अस सपोज आप मानो कि एक सिस्टम सिस्टम आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, ठीक है। अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने तरीके से जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से भी जा सकता है। अरे हमें अगर मैं बोलूं आपसे कि हमें तो सिर्फ जाना था 1 से 2, हमें तो 1 से 2 जाना था, हम तो इस तरीके से भी जा सकते हैं, हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, हम इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब ये जो आपकी डिफरेंट प्रोसेस हुए होंगे, तब जा कर के आपका जो 1 से 2 है जो आपकी स्टेट चेंज हुई होगी, और चेंज ऑफ द स्टेट को ही प्रोसेस कहते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि प्रोसेस हो क्या रहा है, जैसे आपने हीट दिया तो और उसके बाद सिस्टम में चेंज हुआ, पिस्टन मतलब मान लो अगर आप लेटर सपोज करो, ये होता कुछ नहीं है, ये आपका जो प्रोसेसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पिस्टन अरेंजमेंट ले लो, या आपका क्या हुआ, जैसे आपने हीट दिया तो पिस्टन आपका अप डाउन हुआ, उस तरीके से आपका ये कर्व बनता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होता है, अभी आपको आगे हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो ये आपका क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं, प्रोसेस, यानी एक से दूसरी, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। एक से दूसरी जगह जो स्टेट का चेंज होना क्या कहा जाता है, एक से दूसरी जगह स्टेट के चेंज होने को क्या कहा जाता है, प्रोसेसेस कहा जाता है, ठीक है। स्टेट के चेंज होने को प्रोसेसेस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसेस, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, लेकिन प्रोसेस आपके दो तरीके से और होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दो तरीके के प्रोसेसेस जो आपके होते हैं, वो एक तो आपका होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एक होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें हम, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, कब कहा जाएगा रिवर्सिबल, इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट टू द सराउंडिंग। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे, इस पहले एक डेफिनेशन की तरह लिख लेता हूँ यहाँ पर, सिस्टम इज सेड टू बी रिवर्सिबल, यहाँ पर आएगा रिवर्सिबल कब होगा, in which system return to its original state without leaving any effect on the surrounding, ठीक है। अगर आप कोई भी, इसको आप इस एग्जांपल से इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप सिस्टम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे हैं, मतलब सराउंडिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे हैं, इसको इस तरीके से सपोज़ ये आपका स्टेट 1 है या आपकी स्टेट 2 है, और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए और फिर सेम पाथ को वापस फॉलो करते हुए 2 से 1 आ गए। अगर आप पाथ सेम नहीं हो और आपका पाथ इस तरीके से हो गया चेंज, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सेम पाथ को रिवर्ट बैक करने का मतलब है विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, ये है इसका मतलब, यानी कि आप कोई भी इफेक्ट सराउंडिंग पर नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला मैं आपसे बोलता हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप समझ ही गए होंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा। अगर आपने रिवर्सिबल को समझ लिया है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात करूं, दरअसल जो मैंने नीचे प्रोसेस बनाया था उसके बाद पहली वाली स्लाइड पे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस था, ठीक है।
जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इन विच सिस्टम रिटर्न टू its original state with leaving some effects on the surrounding। ठीक है, इसको अगर मैं बोलूँ तो मतलब जो सिस्टम जो सराउंडिंग पे इफ़ेक्ट डालेगा, अगर अपनी तो यार कोई भी प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं होता ना वो इरिवर्सिबल होता है। एक इस तरह की डेफिनेशंस होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं एक चीज़, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को ये आपका प्रेशर हो गया, इस एक्सेस पे टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये आपका 1 से 2 गया था। यहाँ पर एक आपको नोट याद रखना है। नोट मतलब नोट क्या है, ये एक चीज़ है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस को आप रिप्रेजेंट करोगे रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूस लाइंस। ठीक है, आप उन्हें कॉन्टिन्यूस लाइन और कर्व से रिप्रेजेंट करोगे, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को आप रिप्रेजेंट करोगे बाय डॉटेड लाइंस से रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसेस हो गया ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हुआ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस हमने देखा। इसके बाद हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ों पर टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक होता है आपका पाथ फंक्शन, एक होता है आपका पाथ फंक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है आपका पॉइंट फंक्शन। इनको समझते हैं पहले एक बार, उसके बाद हीट एंड वर्क पे समझेंगे और फिर आएंगे अपने प्रोसेसेस पर। ठीक, अब आते हैं हम पाथ फंक्शन की बात करते हैं। पहले पाथ फंक्शन क्या होते हैं। पाथ फंक्शंस में आपका वो वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, पाथ फंक्शंस में बात करें तो पाथ फंक्शंस आर द वेरिएबल्स whose value depend on the past history और path। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूँ पाथ फंक्शंस में आएंगे आपके वेरिएबल्स whose value are dependent on path whose values are dependent on path और पास्ट हिस्ट्री। इसका एग्जाम्पल होगा आपका हीट एंड वर्क। देखिए, अब पाथ फंक्शन की बात करते हैं। पाथ फंक्शन का मतलब है कि ये आपके ना पाथ पे डिपेंड करेंगे, और जिस तरह के पाथ होगा इनकी वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होगी। मतलब कि
अगर मैं आपसे बात करूं इस तरीके से, जैसे कि अब मान लो मैंने आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। ये आपका P है और ये T प्रेशर है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है 1, ये एक स्टेट हो गई, ये दूसरी स्टेट हो गई, ठीक है। यहाँ से अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट से एक बार तो इस पाथ से आया, ठीक है, और एक बार पाथ चेंज हुआ जो कि इस पाथ से आया, ठीक। अब जो हीट और जो वर्क, ठीक है, यहाँ से मिलेगा, इसको इसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, 1 से 2 पूरे में डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो आपका यहाँ से जो हीट वर्क मिला और जो हमें यहाँ से मिला, यहाँ से जो हमें Q1 2 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिला, ये इक्वल नहीं होंगे, ये बोथ आर नॉट इक्वल। जबकि आप देख रहे हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 तो वही है, लेकिन यहाँ पर पाथ पे डिपेंड करेगा किस तरीके का हीट और वर्क होगी। आप आगे देखेंगे हर प्रोसेस के लिए हीट और वर्क अलग अलग होंगे। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से पॉइंट फंक्शंस की। अगर मैं बात करूँ ना, तो पॉइंट फंक्शन आप देखिए, पॉइंट फंक्शंस में क्या होता है। पॉइंट फंक्शंस की बात की जाए तो देखो, पॉइंट फंक्शंस में आएगा आपका दीज आर द वेरिएबल्स हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा वेरिएबल्स whose value are not depend on path followed by the system, मतलब कि सिस्टम के द्वारा फॉलो किया गया पाथ पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, सिस्टम। अब आप एक चीज़ देखिए, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, इसके एग्जांपल्स, तो इनके एग्जांपल्स में क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर। अभी बताइए, अगर इस पाथ से गया यहाँ तक गया तो क्या T2 की वैल्यू अलग हो जाएगी, अगर इस पाथ से यहाँ तक गया तो T2 की वैल्यू। इसीलिए आपका ये जो होती हैं प्रॉपर्टीज़, प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपके पॉइंट फंक्शंस हैं। यानी जो आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करें वो आपके पॉइंट फंक्शंस हैं, जो पाथ पे डिपेंड करें वो पाथ फंक्शन है। इसीलिए आपका जो हीट एंड वर्क हैं ये आपके पाथ फंक्शंस हैं। इसीलिए हमेशा ऐसा आप कभी नहीं देखोगे। अगर आप ऐसे देखते हो तो ये गलत है, अगर आप इस तरीके से देखते हो तो ये भी गलत है, इस तरीके से नहीं होता है। दिस इज द राइट वे टू राइट रिटर्न द हीट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पॉइंट फंक्शंस और पाथ फंक्शन की हमने बात की। इसी तरीके से एक और छोटा सा टॉपिक आता है, ये आप देखेंगे अगर कहीं, तो मैं इनके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। एक आता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखो ये निकल के तो वहीं से आया है, आपको समझाता हूँ कैसे। एक होता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, एक होता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अगर किसी वेरिएबल का साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू 0, अब इसका एग्जांपल देखिए। मैं एग्जांपल आपको कौन, इससे एग्जांपल क्या, इसके एग्जांपल क्या होंगे। साइक्लिक इंटीग्रल कब 0 होगा, साइक्लिक इंटीग्रल तब 0 होगा अगर कोई चीज़ सेम उसी पाथ पर आती है और वो वैल्यू सेम होंगी, साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा। एग्जांपल होते हैं प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो डी पी इज इक्वल टू 0,
डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। इनको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट वेरिएबल्स, डी पी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, इनको यानी यहाँ पर अगर दीज वेरिएबल्स का साइक्लिक इंटीग्रल ज़ीरो होता है, साइक्लिक इंटीग्रल का ज़ीरो होने का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपका प्रेशर हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे देखूँ, ये आपका 0.1 हो गया, ये आपका 0.2 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो अगर आपका वापस उसी पॉइंट पे आ गया, इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर P, वो भी फाइनल प्रेशर वापस यहाँ आ गया, तो क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन इस पॉइंट पे सेम होंगे, इसी वजह से ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अब आता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल की मैं बात करूँ तो आपका इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो होते हैं जिनका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं होता है, वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इनके अंदर आपके हीट एंड वर्क आते हैं। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात करूं तो देखिए इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इनके एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके वर्क एंड हीट। देखिए जब मैंने कहा, यहाँ समझिए इसे, जब मैंने कहा कि हीट और वर्क आपका किस पे डिपेंड करता है, बोला भाई पाथ पे डिपेंड करता है। मैंने कहा चलो भैया ठीक है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो 1 से लेकर 2 तक गए हम, तो ये वाला Q1 1 2 है जो, वो Q21 के इक्वल होगा, नहीं होगा। जब Q12 और Q21 इक्वल ही नहीं है तो यहाँ पर समथिंग कोई वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे ये, ठीक है। तो इसीलिए ये इनएग्जैक्ट होते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, या तो आप डी क्यू लिखो, उसका पेट ऊपर से फाड़ दो ऐसे, ठीक है, और डी डब्ल्यू लिखो और उसको ऊपर से ऐसे कर दो, ऐसे रिप्रेजेंट होता है ये, ठीक। तो ये हमने देखा एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब बात करते हैं हीट एंड वर्क की, यानी एनर्जी की, ठीक है। देखो एनर्जी की बात की जाए, अब एनर्जी इंट्रैक्शन में देखते हैं क्या होता है एनर्जी इंट्रैक्शन। अच्छा, कौन कौन से एनर्जीज होती हैं जिनके बारे में, जिनको हम डील करते हैं, जो मेनली एनर्जीज होती है ना जिनको हम डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपकी दो ही तरह की होती हैं। एक एनर्जी होती है आपकी क्या, हीट, और एक एनर्जी होती है आपकी क्या, एक एनर्जी होती है आपकी वर्क। ये दो ही एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं कि ये होती क्या हैं। सबसे पहले तो वर्क को देखते हैं। देखो वर्क को डिफाइन किस तरीके से किया गया है, वर्क को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, वर्क को डिफाइन इस तरीके से किया गया है। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी चीज़ वर्क कब कही जाएगी, वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम व्हेन वर्क इज सेट टू बी डन बाय द system when sole effect of the external thing to the system, when the sole effect on things external to the system gets to reduce by raising the weight, gets to reduce by raising weight।
द वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज। इसका मतलब ये है कि आप वर्क उसे कह सकते हैं कि किसी सिस्टम के बाहर, तो अगर हम उसको सिस्टम के बाहर वेट को उठाएं, ठीक है, तो वो सिस्टम की जो वर्क वर्क को जो होगा, मतलब सिस्टम का वर्क को हम रिड्यूस करेंगे बाय रेजिंग द वेट। एक्चुअली नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार वेट उठाएं, पर हमने इस तरीके से डिफाइन किया गया कि अगर हम सिस्टम के बाहर वेट उठाएं और उस सिस्टम की एनर्जी यूज़ करके या उसको उसकी वर्क को रिड्यूस करें बाय रेजिंग द वेट, उसके अंदर के वर्क को रिड्यूस करें बाय रेजिंग द वेट, तो वो आपका वर्क कहलाया जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर आपकी बैटरी है ये, ठीक है, बैटरी से आपको क्या लगा हुआ है, यूं लगा पड़ा है, ये लगा पड़ा है, ये आपकी मोटर है, ठीक, और ये आपका क्या है, फैन है। ठीक, अगर आप बाउंड्री इसे कंसीडर करते हैं, सिस्टम की बाउंड्री, ठीक है, अगर आप सिस्टम की बाउंड्री से कंसीडर करते हैं तो देखो इससे हम इसके एक्सटर्नल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फैन रोटेट कर रहा है, आप चाहे तो यहाँ पर एक पुली लगा सकते हो, पुली से यहाँ पर एक वेट लगा सकते हो, ये लिफ्ट करेगा, एक्सटर्नल सिस्टम वे लिफ्ट करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अगर आप यही चीज़ ऐसे करते, ये आपकी बैटरी है, ठीक, यहाँ लगी है मोटर और यहाँ लगा है फैन, और अब आप बाउंड्री इसे मानते, और सपोज आप बाउंड्री आप इसे मान रहे हो, तो ये आपके लिए क्या हो गया, अंदर वाला पार्ट सिस्टम, ये हो गया ना आपका सिस्टम। और अगर यहाँ पुल लगा दोगे तो अभी वर्क रे, यहाँ पुल लगा के देखोगे तो ये अभी वर्क वेट लिफ्ट होगा, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि वर्क क्या हुआ है, डन। तो ये आपका हो जाएगा क्या, वर्क डन। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, यहाँ क्या लगा दी मैंने, बैटरी, ठीक है, यहाँ मैंने फिर से ही लगाया, अब कि मैंने यहाँ मोटर लगाई, ये है आपकी मोटर, और यहाँ लगा दिया फैन। लेकिन अब मैं जो बाउंड्री कंसीडर कर रहा हूँ, वो बाउंड्री कंसीडर कर रहा हूँ ये वाली, अब देखो वह बाउंड्री कंसीडर कर रहा हूँ, अब देखो इसके एक्सटर्नल कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई मैं वेट लिफ्ट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वर्क डन क्या हो रहा है, यहाँ वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वर्क डन की डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स में किस तरीके से बताई गई है। इसके बाद हम आते हैं हीट पर। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो आपको वर्क के रिगार्डिंग बतानी है वो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, साइन कन्वेंशन जो हम यूज़ करते हैं वर्क डन में, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क में यूज़ करते हैं, वो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अगर मैं बताऊं आपको तो वो कुछ इस तरीके से है। साइन कन्वेंशन की बात की जाए, साइन कन्वेंशन देखे जाएंगे तो आपका होगा, अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप सिस्टम पर काम कर रहे हो, अब तो हम चाहते नहीं है काम करना, ठीक है,
तो ये क्या माना जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते तो ये माना जाएगा नेगेटिव। हम चाहते नहीं काम करना, हमें कोई काम हमें करके दे रहा है काम सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा काम मिल रहा है, अब हम खुश हैं, हमें काम मिल रहा है, तो हम इसे पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कन्वेंशंस बहुत जगह यूज़ होंगे। ठीक, अब आते हैं हम हीट पर। देखो हीट जो है आपकी, वो आपका होता है, हीट के मतलब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा उसी को तो हीट बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, हम इसको कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अभी इसका हर एक प्रोसेस के लिए डिफाइन किया जाएगा, अभी तो मैं जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, यह स्पेसिफिक हीट होती है और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपका हीट हो गया और ये आपका वर्क हुआ। अब आते हैं हम डिफरेंट प्रोसेसेस पर। वर्क, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वर्क की। अच्छा, टाइप कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ प्रोसेसेस। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, वो इसी को निपटा लेते हैं पहले। टाइप ऑफ वर्क, कितने टाइप के वर्क्स होते हैं। टाइप ऑफ वर्क के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं। पहला आपका मैं बताऊँ तो एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, इसको बोलते हैं नॉन फ्लो, नॉन फ्लो वर्क। ठीक है, और एक होता है आपका ओपन सिस्टम। देखो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम तो आप समझ ही गए थे क्या होते हैं। इनमें क्लोज सिस्टम का और यहाँ पर आता है क्लोज सिस्टम का नॉन फ्लो वर्क। अब इसमें क्या होता है, जो मेनली आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पर क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम हमें क्या देता है, जैसे मान लो ये पीवी का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर मेनली जो समझना हमें वही है, दो चीज़ें यहाँ पर जो आपको याद रखनी है वो ये इम्पॉर्टेंट हैं जो। ठीक, मैं बता देता हूँ, एरिया अंडर पीवी डायग्राम gives वर्क डन। ठीक है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन। तो जैसा कि हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्क देख रहे थे, टाइप्स ऑफ वर्क में हमने पहला देखा आपका क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम में यहाँ पर नॉन फ्लो वर्क, यानी कि जो क्लोज सिस्टम में वर्क मिलता है हमें उसे नॉन फ्लो वर्क कहते हैं। और यहाँ पर हमने देखा एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन, यानी इसका मतलब ये कि आपका जो इसके अंडर एरिया आएगा, ये एरिया आपका प्रोसेस 1 से 2 में कितना वर्क डन हुआ वो बताएगा। ठीक है,
विच इज़, एक बात और ध्यान रखना है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन विच इज़ प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ये भी एक तरह का नोट है, यहाँ पर आपको एक ये बात ध्यान रखनी है, विच इज़ प्रोजेक्टेड, which is projected on volume axis, which area under the PV diagram gives work done which is projected on volume axis। यानी कि आपका जो वॉल्यूम एक्सेस में प्रोजेक्ट किया जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपका जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, W इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, ये आपका फॉर्मूला होता है। टाइप्स ऑफ वर्क का अंडर क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ वर्क देखा। टाइप्स ऑफ वर्क में पहला है क्लोज सिस्टम वर्क, अगला होता है आपका ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इसके आगे वर्क भी लिख सकते हो, इसे क्लोज सिस्टम वर्क, ठीक है। ये आपका हो गया क्लोज सिस्टम वर्क। इसके बाद अगला, अगर अगले की हम बात करें तो अगला आपका होता है ओपन सिस्टम वर्क। नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है सेकंड की हम बात कर रहे हैं, सेकंड आपका होता है ओपन सिस्टम वर्क। यानी कि जो ओपन सिस्टम्स होते हैं उनमें वर्क को क्या बोलते हैं, उनमें वर्क कैसे निकालते हैं। ओपन सिस्टम वर्क में आपका जो होता है उसे बोलते हैं फ्लो वर्क। फ्लो वर्क वो होता है आपका नॉन फ्लो वर्क, इसको फ्लो वर्क बोलते हैं। और इसको एक और बोलते हैं आपका स्टडी वर्क, स्टडी वर्क, ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आपको एक चीज़ तो दोनों में कॉमन है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम ऑलवेज गिव्स वर्क डन। बट अंतर यहाँ पर ये है, आपको जो अंतर मिलेगा वो ये है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्क अंडर पीवी डायग्राम, वर्क अंडर पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन, सॉरी एरिया अंडर, क्या यहाँ पर आएगा आपका एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन when projected on pressure axis, when projected on pressure axis। इसका मतलब आपका ये है, अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया V, यानी कि PV डायग्राम में अगर कोई प्रोसेस हुई आपकी 1 से 2, तो जो एरिया इस बार आपका जो होगा वो कुछ इस तरीके का एरिया हो। ये एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस। ये आपको ध्यान में रखनी बात ये, हर एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन अंडर द प्रेशर एक्सिस। और यहाँ पर जो ओपन का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, माइनस इंटीग्रेशन VdP। ये आपका ओपन सिस्टम वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की बात करें फॉर अ क्लोज सिस्टम, अभी हम बात करेंगे फॉर अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम में हम वर्क की बात करेंगे और उसी के साथ हीट की बात करेंगे। पहले हम फॉर अ क्लोज सिस्टम की बात करते हैं।
फॉर क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, पहले सभी प्रोसेस को एक बार लिख लेते हैं कितने तरह के प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस को पहला प्रोसेस आपका जो हम देखेंगे वो होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, इन पे आपके वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं। और इस प्रोसेस का एक नाम और है, इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं आइसोमेट्रिक। ऐसा इसलिए होता है, मीटर क्यूब होता है ना वॉल्यूम का, इसलिए आइसोमेट्रिक। सेकेंड प्रोसेस जो हमारा है वो होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस प्रोसेस का एक नाम होता है आइसोबारिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, इसीलिए आया आइसोबारिक। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर होता है आइसोपेस्टिक। आइसोपेस्टिक, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आपका इसका ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए नाम, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आपका होता है उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। इसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एक आपका होता है यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। और पांचवा प्रोसेस होता है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम एक एक करके इन प्रोसेसेस को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। पहला प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपका होता है when there is change in pressure and the volume remain constant, and the process in which volume remain constant, change in pressure and temperature, volume remain constant। इसको आप इस तरीके से देखेंगे। अगर हम इसको पीवी डायग्राम पे देखें, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पर देखें, तो ये इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए, अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और पॉइंट 1 से 2 अगर आप जा रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से, यहाँ देखिए आप प्रेशर हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ प्रेशर कुछ और है, पर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। यहाँ से आप जब डाउनवर्ड आएंगे तो क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जब आप अपवर्ड जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखिए इसको किस तरीके से देखते हैं हम। सपोज़ आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आपने
गैस के पार्टिकल, गैस फिल करके चारों तरफ से पैक कंटेनर है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, नीचे बर्नर से इसको हीट दे रहे हैं। तो क्या होगा, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा अंदर से, वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जैसे हम इसको हीट देंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो स्ट्राइक करेंगे यहाँ पर, जिससे क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होगा, साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा आपका कांस्टेंट। तो कौन सी कंडीशन हो गई, यहाँ पर कंडीशन होगी जब हमने हीट दी सिस्टम को, तो जो आपका क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। यानी कि ये वाली आपकी कंडीशन कौन सी हो गई, 2:1, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर मैं किसी इसी हीट की इसका टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज़ किया, मान लो एक ऐसे ही मैंने एक ब्लॉक लिया और उसके अंदर आपका यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर जो है ना वो रिड्यूस कर रहे हैं। अगर मान लो मैं इसका टेम्परेचर रिड्यूस करता हूँ, इसको इसमें से क्या कर रहा हूँ, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हीट टेम्परेचर रिड्यूस होगा, काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, तो क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कौन सा केस बनेगा, तब हमारा जो केस बनेगा वो होगा 1 से 2, यानी कि यहाँ पर आपका 1 से 2 आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए किस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। अब ये आपका ग्राफ होता है पीवी डायग्राम में, इस तरह से आपका ये ग्राफ बनता है कांस्टेंट। अब हम देखें वर्क डन देखेंगे इसमें, तो क्या होगा, अगर हम वर्क डन की बात करें, यहाँ पर हमें हर प्रोसेस में वर्क डन निकालना। देखो वर्क डन की बात करें, अगर हम वर्क डन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा VdP, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें PdV, सॉरी ये क्लोज सिस्टम के लिए होता है PdV, यहाँ पर आपका हुआ PdV, ठीक है। अब PdV है तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, प्रेशर अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या कैसे होगा, P आपका बाहर आ जाएगा, dV के टर्म में इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होने से जैसे ये क्या हो गया 0, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया 0, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया यहाँ पर 0, ठीक। अब आप ये देखिए हमने यहाँ पर वर्क डन को 0 कर दिया है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 0 होती है। तो अगले प्रोसेस पे आते हैं हम। अगला प्रोसेस आपका जो है वो है सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जो आपका है वो है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका दूसरा नाम जो हमने अभी पीछे पढ़ा था क्या था, आइसोबारिक और आइसोपेस्टिक, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ वर्क डन का किस तरीके से बनेगा। ये आपका P है, ये आपका V है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यानी प्रेशर क्या है वो थ्रू आउट तक कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैं इसे 1 कह रहा हूँ, इसे 2 कह रहा हूँ, तो आपके इस तरीके का होगा। देखिए अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पर इस प्रोसेस को समझने के लिए आप इमेजिन करो
कि आपके पास एक क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यानी कि आपका ये हो गया सिलेंडर और यहाँ पर ये आपका हो गया पिस्टन। ठीक है, जो कि अप डाउन कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर गैस फिल हो रखी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गैस। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ से ये स्पार्क प्लग से हीट जनरेट कीजिएगा। जैसे आप हीट जनरेट करोगे यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा। पर जैसे ही प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा या आपने सिस्टम को यहाँ से हीट दी किसी भी तरीके से, तो जैसे ही ये प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, क्या होगा, पिस्टन क्या होगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जैसे इस पर और स्ट्राइक करेगा, पिस्टन थोड़ा और नीचे चला जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर इसका अब आप देखो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो ये जो आपका केस हो गया, जब आपने हीट दी तो उस टाइम का जो आपका केस हो गया, देखो अब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम लास्ट में इतना हो गया, ये फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपने 1 से 2 स्टेट पे जब ये गया तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, आप हीट दे रहे हो और क्या प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये हीट देने वाली कंडीशन कौन सी हो गई, 1 से 2 वाली। और लेट अस सपोज अगर सेम एग्जांपल में आपसे ये कहूँ कि हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, 2 से 1। तो ये क्या होगा, पिस्टन आपका अप जाएगा, हीट एक्सट्रैक्ट होगी तो 2 से 1 आपकी कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूले की बात, अगर हम वर्क डन के फॉर्मूले की बात देखें, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम आते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पी डी वी। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, जो कि आपको याद रखना है। आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी होती है, एक तो आपको 1 मार्क में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक तो आपका कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, उसके बाद आपका उसका नाम क्या है, आइसोबारिक, आइसोपेस्टिक क्या कहा है, ग्राफ किस तरीके से बनता है, एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, ठीक है, और उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला। ये चीज़ें जो बेसिकली हमें याद रखनी है वो ये हैं। इसके बाद अगले उस पर आते हैं हम, अगले उस पर आते हैं, तीसरा जो हमारा है वो है हमारा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस जो हमारा है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब इसका नाम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था, तो उसका नाम है आपका आइसोथर्मल। और एक और नाम बोला था, वो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो किस लिए होता है, क्योंकि इसका जो कर्व बनता है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, इस तरीके से बनता है। आप अगर देखेंगे इसका कर्व को देखेंगे आप पीवी डायग्राम में, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका पी हो गया, ये आपका वी हो गया। पीवी डायग्राम में अगर कर्व देखेंगे इसका तो इस तरीके से होगा। ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर के साथ वॉल्यूम हर स्टेज पर वेरी कर रहा है। ठीक है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम आपका हर स्टेज पर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखो अब इसको किस तरीके से निकालते हैं, ये हमें कैसे पता चला कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो देखो इसको इस तरीके से, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। सबसे पहला आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर सिंपल इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। हमारा क्या है, टेम्परेचर क्या लिया है हमने यहाँ पर, कांस्टेंट लिया है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया यहाँ पर ये, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, पी वी इज इक्वल टू क्या चीज़, कांस्टेंट। ठीक है, और एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, जो कि इस तरीके से यहाँ पर इसको, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप देखिए यहाँ पर
हमें ये पता चला यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब इसके वर्क डन पर हम बात करेंगे कि इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये आपका इनिशियल फाइनल स्टेट है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर के साथ वॉल्यूम यहाँ पर वेरी करता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये प्रेशर ये होता है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। यहाँ पर ये आइडल प्रोसेस है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। इतनी फास्ट की हीट को बाहर निकलने का या अंदर आने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए टेम्परेचर जो होता है ना वो कांस्टेंट बना रहता है। अब आप देखते हैं इसके वर्क डन का फॉर्मूला। यहाँ पर वर्क डन के फॉर्मूले की बात करें तो मैंने आपको ये बताया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस तरीके से होता है। अभी हम बात करेंगे वर्क डन के फॉर्मूले की। इसके लिए हम इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर वर्क डन की फॉर्मूले की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा वर्क डन का फार्मूला जो कि हमेशा क्या है यहाँ पर क्लोज सिस्टम के लिए पीडीवी। अब पीडीवी की अगर हम बात करें तो अभी हमने इक्वेशन देखी थी जहाँ से निकला था पी और वी इज इक्वल टू या पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट को लिखा। ये इक्वेशन हमें पता चली थी पी की वैल्यू। अभी हमने पी वी इज इक्वल टू एम आर टी से निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ मैं सी बाई वी डी वी। ठीक है, सी अगर आप कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 1 बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा एल एन। ठीक है, वी फाइनल अपॉन में वी इनिशियल। ठीक है, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है। अभी देखो इस सी को हम क्या लिख सकते हैं, आपको एक चीज़ देख होगा, हम इस कांस्टेंट प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कांस्टेंट है तो पी टू वी टू, क्योंकि इज इक्वल टू यहाँ पर एम आर टी, टी तो कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की जगह पर हम वर्क डन का फॉर्मूला को और क्या लिख सकते हैं, सी एल एन। ठीक है, और ये इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या है, ये सी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एल एन पी इनिशियल अपॉन में पी फाइनल। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ पर दो फार्मूले आ गए हमारे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए आप, वर्क डन का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा वो क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा वो है सी एल एन वी एफ अपॉन में वी आई इज इक्वल टू सी एल एन पी इनिशियल अपॉन में पी फाइनल। ये आया, कैसे आया, हमने इसकी अभी बात की थी। अच्छा, तो अब जो सी की वैल्यू है, देखो सी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था पी इनिशियल और उसके बाद क्या था, वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल और वी फाइनल। ठीक है, अब इधर देखो आप, इसको लिख सकता हूँ मैं एम आर टी इनिशियल, ये लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पर टी इनिशियल है और ये एम आर टी फाइनल इज इक्वल टू सी। ये सब कांस्टेंट के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसका कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो सी की वैल्यू को हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, ये तो आपको पता होगा ये किस तरीके से आया। इसको आप, ये आपका है फॉर्मूला किसके लिए, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। ठीक है, एक चीज़ और इसके नीचे नोट बना के लिख लेना, ये आपको वैसे ही याद रखनी चाहिए नोट। हम नोट यहाँ पर ये है, देखो जब भी हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा किसी क्लोज सिस्टम का तो हमें वर्क मिलेगा। क्योंकि देखो मैं आपको इसको इस तरीके से भी समझा सकता हूँ, अगर मान लो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम पहले क्या था, पहले वॉल्यूम ये था। ठीक, और यहाँ से ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या हुआ, क्रैंक लगी, ये रोटेट करेगी। ठीक है, बाद में आपका क्रैंक यहाँ पहुँच गया, तो अब वॉल्यूम एक्सपैंड होके क्या हो गया,
अब वॉल्यूम एक्सपैंड होके आपका हो गया ये, देखो ये वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, क्रैंक रोटेट हुई, तो हमें वर्क क्या हुआ, हमें मिला, वर्क सिस्टम से बाहर गया। तो यहाँ पर देखो जो मैं बताना चाह रहा था वो यही था, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन process, as the volume increases, so by using the expression, देखो इस एक्सप्रेशन से भी आप वैल्यू होगी तो पॉजिटिव आएगी, by using the expression of closed system work, we get पॉजिटिव साइन, जिसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका आपका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक बात यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा एक्सपेंशन से, तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ठीक है। और सिमिलरली वाइसा वर्सा इसका उल्टा होगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रोसेस की, अगले प्रोसेस के बारे में देखेंगे हम। अगले प्रोसेस के बारे में, अगला प्रोसेस आपका जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस कहते किसे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब नो हीट interaction between system and surrounding, ठीक है, नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब आप देखिए ऐसा क्या होता है, अगर मान लो कोई इंसुलेटेड वेसल है, इसका एग्जांपल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेसल लिया जो कि इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड वेसल है, यानी कि आपका ये वेसल इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड वेसल है, ये इसका एग्जांपल हो गया। इसका आपका एग्जांपल क्या हो गया, इंसुलेटेड वेसल, ठीक है। इस इंसुलेटेड वेसल में आप गैस रखो, ही पार्ट गैस स्टोर करो, कुछ करो, तो ये आपका एक तरह का एडियाबैटिक हो गया। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक के इक्वेशन की। तो एडियाबैटिक की जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है, एडियाबैटिक की इक्वेशन आपकी, इट विल फॉलो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सी, वेयर गामा की जो गामा है आपका वो क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपकी क्या होगी, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सी, विच इज़ एडियाबैटिक इंडेक्स है, जो कि डिफाइन होता है रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम एयर की बात करें, फॉर एयर, ज़्यादातर हम एयर की ही बात करेंगे, इसमें करते हैं, तो उसके लिए आपको Cp की वैल्यू होगी 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, Cv की वैल्यू आपकी हो गई 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और इसके बाद आपका R जो है वो हो गया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 0.28 किलो जूल पर केजी केल्विन। और जो गामा की वैल्यू होगी ना एयर के लिए, वो होगी आपकी Cp बाई Cv, Cp बाई Cv है ना, ये इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। अब यहाँ से इसको आगे ड्राइव से फॉर्मूला ड्राइव करें अगर हम किस चीज़ का, वर्क डन का, तो वर्क डन के लिए
देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। इक्वेशन की बात करूँ तो मैंने क्या कहा था, इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा। ये जर्नल इक्वेशन लिखी है मैंने, ये कोई स्टेट है, ठीक है। एक स्टेट वन हो गई, स्टेट टू हो गई, इसी तरह के मान लो अगर मैं इसका कर्व बनाता हूँ, इसका कर्व भी कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये आपका वन हो गया, ये 2 पॉइंट है, तो एक तरह से ये 1 और 2 हो गया स्टेट, और गामा, ठीक है, इज इक्वल टू सी, ये एक हो गया। अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ तो वर्क डन का फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, अब तो आपको ये याद हो गया पी डी वी, ठीक है। पी डी वी में अगर हम वैल्यू डालूँ तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। P की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, P को अगर मैं जनरली डिफाइन करूँ तो C इज इक्वल टू V बाई गामा, यहाँ डी वी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये गामा है, इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा आपका C, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो C1 गामा, यहाँ पर आ जाएगा ये V फाइनल, ठीक है, माइनस गामा प्लस 1 माइनस V इनिशियल माइनस गामा प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा P फाइनल माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका P फाइनल, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गई है थोड़ा सा, यहाँ पर आपकी क्वेश्चन बनती है P1 V1 माइनस P2, यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा P1, यहाँ फाइनल कर दिया मैंने, ये V2 है और ये V1 है, यहाँ पे करूँगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में नीचे आया था आपका गामा माइनस 1, इसको और लिख सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन में गामा माइनस 1। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी के बाद आपका एक अगला जो है प्रोसेस जो हमने पढ़ना है वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि वो एक तरह का आपका, मैं बार बार सेम डेरिवेशन करूँगा नहीं, यहाँ पर देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ ना तो सिंपल सी बात, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपका क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर टू द एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सेप्ट हीट इंटरेक्शन। इसमें क्या होती है, इसमें होती है हीट, मतलब ये बाकी कोई भी प्रोसेस को छोड़ देता है, जनरलाइज जो सारे प्रोसेसेस बचे वो आपका पॉलीट्रॉपिक बनती है। जैसे कि कांस्टेंट एक हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, एक हो गया कांस्टेंट प्रेशर, एक हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर, एक हो गया एडियाबैटिक। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस बन सकते हैं उनमें हीट इंटरेक्शन होती है अगर, तो वो आपके पॉलीट्रॉपिक के अंदर आते हैं। यहाँ पर आएगा हीट इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब आप एक चीज़ देखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मैंने कहा उसकी तरफ उसमें जर्नलाइज होता है, एन होता है, पी बार गामा इक्वल टू, अब देखो इक्वेशन सब चीज़ सेम होगी, बस एन को गामा से रिप्लेस करें तो वर्क डन के फॉर्मूला में सेम डेरिवेशन उसी की तरह होती है। और यहाँ पर आपका जो आता है वो होता है पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन में यहाँ होता है एन माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर P1 V1 P1 P और V को अगर M R T की जगह रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, M और R तो कॉमन हो जाएगा, T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन में N माइनस 1, यही पीछे ही हो सकता था अगर यहाँ पर नीचे गामा माइनस 1 करते। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक के केस के लिए। अब आते हैं हम एक बार रिवीजन पे कि हमने पढ़ा क्या। हमने वर्क डन पढ़े तो उन्हीं वर्क डन को देख लेते हैं भाई साहब। अब वर्क डन पढ़े तो देखो वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। वर्क डन में यहाँ लिखता हूँ, प्रोसेस यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, ठीक। अब मैं लिखने के लिए यहाँ पर करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ, एक तो हो गया ज़ीरो, एक का तो ज़ीरो आया, वो कौन सा प्रोसेस था हमारा इसका ज़ीरो आया, वो था हमारा कांस्टेंट
वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, एक वर्क डन हमने पढ़ा P इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये कौन सा था? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। एक हमने पढ़ा CLN V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू CLN P इनिशियल अपॉन में P फाइनल। ठीक है, ये हमने किसके लिए पढ़ा? कांस्टेंट। और C की वैल्यू क्या हो सकती है? C की वैल्यू हो सकती है आपकी, अभी हमने देखा था C की वैल्यू क्या हो सकती है? C की वैल्यू हो सकती है PV इज इक्वल टू C। ठीक है, तो यहाँ P1 V1 PV2 PV2 और MRT1 और MRT2 ये हो सकते हैं। ये कांस्टेंट क्या है? ये टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, इसके साथ जो तीसरी मैं बात करता हूँ वो हमने पढ़ा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के क्या पढ़ा हमने? एडियाबेटिक का हमने फॉर्मूला पढ़ा वर्क डन का P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन में गामा माइनस 1। ये हमने पढ़ा किसका? और इसकी जगह पर PV की जगह पर MRT1 लिखेंगे। यहाँ पर MRT भी होता है, MRT1 MRT2, तो MR बाहर हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन में गामा माइनस 1। ये हमने किसका पढ़ा? एडियाबैटिक का। ठीक है, और इसके बाद एक आखिरी बच्चा जो हमने पढ़ा वो क्या था? P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन में N माइनस 1। यह आपका हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये वर्क डन के फॉर्मूले जो हमने पढ़े, इनकी रिवीजन मैंने आपको करवाई। ठीक है, या इस साइड आपके प्रोसेसेस, ये वर्क डन। तो आज के लिए आपका इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर कर अपना सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।